वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो शॉर्ट रिवीजन सेशन ऑफ थ्योरी ऑफ मशीन में आप लोगों का स्वागत है। ये थ्योरी ऑफ मशीन का पहला रिवीजन सेशन है। तो बच्चों यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि सिर्फ अपनी वेटेज की वजह से इसकी रिवीजन की इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम पीएसयू लेवल तक देखें, मतलब अगर गेट ईएस को फिलहाल छोड़ दें, खासकर गेट को, तो फिर ऐसे में जो है क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड रहते हैं इसी सब्जेक्ट से। यहाँ बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो ऐसे में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसे कौन से वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको रिवाइज करके आराम से पेपर को क्रैक किया जा सकता है। भले ही किसी भी बुक में इसके 300-400 क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे कि आप इसे चैप्टर वाइज पढ़ के क्वेश्चंस कर रहे हैं और आपने एक चैप्टर के पूरे कंसेप्ट पढ़ लिए, फिर आप देखेंगे वो क्वेश्चन जो है उसमें से 90% क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाते हैं बिना कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स को लगाए। तो इसीलिए इन्हीं इंपॉर्टेंट सेशंस में से हम लोग सबसे पहला सेशन उठा रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे मैकेनिज्म के ऊपर। द फर्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड सिंपल मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म के ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चन इन्वर्जन्स को लेकर, उसके मैकेनिज्म को लेकर, उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेकर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बड़ी क्लैरिटी से चीज़ों को समझेंगे, कंसेप्ट्स को नोट करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि साथ साथ नोट कर लोगे किसी A4 शीट्स में, ठीक है ना। कोई नोटबुक के हिसाब से मत चलो, नोटबुक में भी कर रहे हो तो कम से कम, मतलब कम स्पेस लेके उसे नोट करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि 20 पेज आप उस पर नोट कर रहे हैं तो फिर वो रिवीजन करना फिर वही नोट्स की तरह हो जाएगा। आपको ऐसा रखना है कि 2 से 3 पेज, इससे ज़्यादा 2 से 3 A4 शीट से ज़्यादा यूज़ ना हो, उसी में इसको पूरा नोट करने की कोशिश करिए ताकि रिवीजन करना भी जो है आसान रहे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहला टॉपिक इसमें, दैट इज कॉल्ड सिंपल मैकेनिज्म। सिंपल मैकेनिज्म, तो इस मैकेनिज्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं जिन पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको एक बेसिक डेफिनेशंस को समझना होगा, क्योंकि यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन जो है वो इन बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर जरूर बनता है। जैसे कि हम मैकेनिक्स को डिफाइन करते हैं, हम काइनेटिक्स को डिफाइन करते हैं, स्टैटिक्स को डिफाइन करते हैं। तो पहले मैं एक बेसिक सी डेफिनेशंस आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि यू ऑल नो दैट व्हाट इज स्टैटिक्स, है ना। स्टैटिक्स क्या है तो हमें पता होना चाहिए। स्टैटिक्स क्या है? स्टेटमेंट वाइज। तो हमें पता है कि स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट पोजीशन की बात करते हैं। तो जब भी हम किसी मशीन का या किसी बॉडी का एनालिसिस करते हैं एट उसको रेस्ट पोजीशन में रख के, ठीक है ना, कंप्लीट एनालिसिस, द एनालिसिस, चाहे वो फोर्स एनालिसिस ही हो सकता है, क्योंकि स्टैटिक पोजीशन में रख के मोशन एनालिसिस तो हो नहीं सकता क्योंकि वो पहले ही रेस्ट में है। तो इसलिए द फोर्स एनालिसिस ऑफ मशीन एट रेस्ट, बस शॉर्ट डेफिनेशन लिख रहा हूं एक, ठीक है। उसके बाद हम स्टैटिक्स के सेकंड पार्ट आता है काइनेटिक्स, ठीक है ना। जब हम स्टैटिक्स की बात करते हैं तो रेस्ट पोजीशन में बात करते हैं, और काइनेटिक्स की बात करते हैं तो यही चीज़ मोशन में आ जाती है। तो जब हम मोशन और उसके पीछे होने वाला इन्वॉल्व कारण, कॉज, उन दोनों की बातें करते हैं तो इस तरह की हम काइनेटिक्स की बातें करते हैं, जिसमें मास एंड द मोशन जो है दोनों इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। तो काइनेटिक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज द स्टडी ऑफ इनर्शिया फोर्सेस, स्टडी ऑफ इनर्शिया फोर्सेस, ठीक है ना। और इनर्शिया फोर्स किसके वजह से है? ड्यू टू मास एंड मोशन। भाई इनर्शिया फोर्स है क्या? F इजिकल टू एम ए, तो मास एंड एक्सेलरेशन, है ना। तो मास एंड मोशन कह सकते हैं। फोर्सेस फ्रॉम combined effect of mass and motion। इसीलिए जब हम काइनेटिक्स को फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। द वन इज काइनेमैटिक्स एंड द सेकंड वन इज डायनेमिक, है ना। शॉर्ट में समझे। काइनेमैटिक्स में एनालिसिस ऑफ मोशन ओनली, है ना, एनालिसिस ऑफ मोशन, जहां हम मशीन के सिर्फ मोशन की बात करेंगे, सिर्फ मोशन, याद रखिए, ठीक है ना, सिर्फ मोशन की बात करेंगे। और जब हम मोशन के साथ साथ उसके पीछे, मोशन किसके वजह से होगा? फोर्स के वजह से, तो उस फोर्स की भी बात करेंगे। तो एनालिसिस ऑफ कॉज ऑफ मोशन,
कॉज ऑफ मोशन, तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक्स, उसको हम डायनेमिक कहते हैं। तो कभी कभी हम डायरेक्ट भी देखते हैं कि सीधा सीधा ऐसे भी डिफाइन करते हैं स्टैटिक और डायनेमिक, क्योंकि डायनेमिक में मोशन और कॉज दोनों आ गए, तो स्टैटिक और डायनेमिक करके भी डिवाइड कर देते हैं हम कि किसी चीज का एनालिसिस कर रहे हो तो स्टैटिक एनालिसिस करो, डायनेमिक एनालिसिस करो। लेकिन इन जनरली आप देखते हो तो तीन तरह का एनालिसिस हर जगह देखने को मिलता है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक, काइनेमेटिक एंड डायनेमिक, है ना। लिक्विड में भी आपने देखा है स्टैटिक, हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स ऑफ फ्लूइड एंड डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड। ऐसे ही सेम सॉलिड में भी होता है स्टैटिक, सॉलिड स्टैटिक्स मतलब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स, ठीक है ना। उसमें मोशन नहीं है बॉडी का, हर बॉडी रेस्ट पे है, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक्स। उसके बाद हम थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ते हैं और इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ मशीन, दैट इज दोनों को मिक्स करके बोलते हैं टोम, ठीक है ना। तो जो बीटेक वाले बच्चे हैं वो जानते हैं थ्योरी ऑफ मशीन दो तरह से पढ़ा जाता है, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन एंड डायनेमिक्स ऑफ मशीन। एक सेमेस्टर में कोम नाम से, एक सेमेस्टर में डोम नाम से, क्लियर है। दैट इज द डायनेमिक ऑफ मशीन्स। तो ये तो रही बेसिक डेफिनेशन। तो जब हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं थ्योरी ऑफ मशीन का, तो थ्योरी ऑफ मशीन में सबसे पहले हमारे कुछ चैप्टर्स आते हैं जो काइनेमेटिक्स से इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जहाँ पे हमें मोशंस की बात करनी है, जैसे मैकेनिज्म के पीछे के इमोशंस, है ना, हमें बात करनी है गियर्स के पीछे के इमोशंस, ठीक है, हमें बात करनी है कैम प्रोफाइल के पीछे के इमोशंस। तो यहाँ पे हम सब सिर्फ मोशन एनालिसिस करते हैं। तो इन सब चैप्टर्स में मोशन एनालिसिस मतलब ये सब किस में अंदर आएंगे, ये सब आएंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। हम काइनेमेटिक्स के अंदर इन सब का मोशन एनालिसिस करते हैं, ठीक है ना। किस किस का मोशन एनालिसिस करते हैं हम लोग, मैकेनिज्म का करते हैं, हम करते हैं एनालिसिस गियर्स का, गियर ट्रेन्स का, ठीक है, हम करते हैं कैम फॉलोअर का, ठीक है। इन सब का हम डायनामिक एनालिसिस नहीं करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हाँ मैकेनिज्म चलने के पीछे फोर्स कितना लग रहा है, गियर्स चलने के पीछे फोर्स कितना लग रहा है, गियर ट्रेन्स या कैम फॉलोअर्स के पीछे फोर्स, यहाँ फोर्स एनालिसिस हम करते ही नहीं है, ठीक है ना। इनमें हम सिर्फ काइनेमेटिक्स एनालिसिस करते हैं। लेकिन उधर ही देखें हम लोग तो डायनेमिक्स में हमारा गवर्नर, फ्लाईव्हील, बैलेंसिंग ऑफ मासेस एंड अदर भी आ जाते हैं, फ्रिक्शन, जिसमें हमारा ब्रेक्स एंड क्लच आ जाता है, ब्रेक्स एंड क्लचेस, ठीक है ना। क्योंकि बीटेक वाले बच्चे को तो ये चीज क्लियर होती है कि कौन सा पोर्शन में कौन सा एनालिसिस किया जाता है, लेकिन डिप्लोमा वाला बच्चा सब एक साथ पढ़ता है तो उसे ये क्लैरिटी कई बार नहीं होती है कि किसका हम एक्चुअल में थ्योरी ऑफ मशीन में काइनेमेटिक एनालिसिस कर रहे हैं और किसका हम डायनेमिक एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया कि यहाँ पे एक और इसमें डाल दीजिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, इस मोशन का भी एनालिसिस, पूरा मोशन एनालिसिस किया जाता है। तो ये है हमारा दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक एनालिसिस, और इन सब चैप्टर्स का हम लोग करते हैं दैट इज अवर डायनेमिक एनालिसिस। तो तब जाके दोनों मिला के हम लोग जो है वो पूरी थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ पाते हैं। क्लियर है ये बेसिक सी बात। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स वाली चैप्टर से, मतलब काइनेमेटिक मोशन एनालिसिस से। मोशन एनालिसिस के कंसेप्ट में बताना शुरू करूंगा, उसके बाद डायनेमिक के कंसेप्ट बताऊंगा। क्लियर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन से, मोशन एनालिसिस से। काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, तो फटाफट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिखते जाएंगे। देखिए जब भी हम काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं मशीन क्या है। तो मशीन एक्चुअल में कई सारे लिंक्स का है ना। लिंक्स किसे बोलेंगे, लिंक्स बोलते हैं हम किसी भी मशीन के पार्ट को, है ना, किसी भी मशीन के पार्ट को हम लोग लिंक बोलेंगे। तो मीन्स देयर इज अ एनी मशीन पार्ट, एनी टाइप ऑफ पार्ट इज कॉल्ड लिंक, इसको हम लिंक बोलेंगे। और अगर वो लिंक जो है कहीं ना कहीं मोशन में इन्वॉल्व है, मोशन को कराने के लिए इन्वॉल्व है, तो दैट इज कॉल्ड, मतलब रिलेटिव मोशन मींस एक के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा मूव कर सकता है, वो लिंक इस तरह से जुड़े हैं कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर सकते हैं। तो दैट इफ अगर रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो हम उसको काइनेमेटिक लिंक बोलते हैं। फिर तो यार क्या काइनेमेटिक टर्म जिसके साथ भी जुड़ेगा इसका सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा कि वो चीज रिलेटिव मोशन कर रही है किसी के रिस्पेक्ट में। क्लियर है।
दैट इज कॉल्ड रिलेटिव मोशन। क्लियर है? नाउ अब यहाँ पे सिंपली हम लोग देखें तो सिंपल रिलेटिव मोशन, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला ही बेसिक कंसेप्ट आता है कि टाइप्स ऑफ लिंक, कौन कौन से लिंक हम लोग लेते हैं, टाइप्स ऑफ लिंक। तो देखिए लिंक के जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिंक। लिंक हमने क्या बोला, लिंक जो है वो पार्ट है किसी भी मशीन का जो मोशन के पीछे इन्वॉल्व है, जिसके थ्रू मोशन ट्रांसमिट हो रहा है एक बॉडी, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो वो सारे पार्ट जो हैं वो लिंक कहलाते हैं। तो अब लिंक जो है हमारे काइनेमेटिक लिंक, वो कितने टाइप के हो सकते हैं? तो अब आपको पता है मोशन किस किस टाइप से ट्रांसमिट हो सकता है। तो जैसे आपने पिस्टन है, पिस्टन से मोशन ट्रांसमिट किया कनेक्टिंग रॉड को, कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक को, तो अब ये क्या है, सब सॉलिड पार्ट है ना। ऐसा नहीं है कि मैं कनेक्टिंग रॉड पे फोर्स लगाऊं, कनेक्टिंग रॉड फ्लेक्सिबली मुड़ जाए, ऐसा तो नहीं है। ये इसको लगाएगा, वो आगे ट्रांसमिट करेगा। तो दीज आर कॉल्ड रिजिड लिंक। जो सॉलिड पार्ट्स होते हैं उनको हम रिजिड लिंक बोलते हैं, रिजिड लिंक। तो याद रखिए रिजिड लिंक में क्या आता है, सॉलिड पार्ट्स। तो मशीन के जो सॉलिड पार्ट्स होंगे उनको हम रिजिड लिंक बोलेंगे। तो कोई भी मशीन आप ले लें, उसका कोई भी सॉलिड पार्ट ले लें और वो सब लिंक कहलाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैं सिंपल बोलूं कोई एग्जांपल के तौर पे आपको, ठीक है ना, जैसे मैं सिंपल बोलूं ये एक वाइस है, ठीक है ना, ये एक वाइस आपको दिखाई दे रहा है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें ये वाइस में ये पार्ट घूम सकता है, किसकी रिस्पेक्ट में, जब मैं ये रेड वाला पोर्शन जो है इसका एक पार्ट हिस्सा कहीं फिक्स कर दूंगा, है ना, इसका एक हिस्सा मैं यहाँ पे जैसे कहीं फिक्स कर दूंगा। अब देखो ये पार्ट घूमा, ये कहीं यहाँ फिक्स हो गया। अब मैंने इसको टाइट कर दिया तो ये इसके रिस्पेक्ट में घूम रहा है। अब ये वाला रेड वाला हिस्सा अगर फिक्स हो गया तो एक लिंक ये है, दूसरा लिंक इसके कंपेयर में ये है, तीसरा लिंक ये है जिसको मैं घुमाऊं तो अब ये क्या होगा, ये आगे पीछे जाएगा, है ना। तो ये इसके अंदर स्लाइड कर रहा है, देख रहे हो। तो ये ऐसे क्या है, ये ऐसे 3-4 लिंक्स हैं जो एक दूसरे के स्पीड में घूम रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे, काइनेमेटिक लिंक। और ये सभी जो हैं वो सॉलिड पार्ट हैं। तो ये सब एक रिजिड लिंक्स के अंदर आते हैं। एक्चुअल में ये रिजिड इसको हम बोलते हैं, लेकिन रिजिड का मतलब ये नहीं होता है कि वो रिजिड मतलब कभी डिफॉर्म नहीं हो सकते। ऑब्वियसली बात है, ये मेटल ही क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक फोर्स के अंदर ये डिफॉर्म हो जाते हैं। इसलिए इनको एक्चुअल में रेजिस्टेंट बॉडी बोला जाता है। रेजिस्टेंट बॉडी मतलब कि जो क्या करते हैं, कोई भी फोर्स को रेजिस्ट करते हैं, खुद को डिफॉर्म ना करके आगे ट्रांसमिट करते हैं। तो मतलब कोई भी मशीन पार्ट इसलिए नहीं बनाया जाता कि उस पर जो फोर्स लगाए और वो खुद ही डिफॉर्म हो जाए। मशीन पार्ट, इस सॉलिड मशीन पार्ट इस हिसाब से बनाया जाता है, इसे इतनी स्ट्रेंथ उसे दी जाती है कि उस पर कोई फोर्स लगाया जाए तो वो आगे उसको ट्रांसमिट कर पाए। क्लियर है ना। तो ये सिंपल सी बात है। तो ऐसे में दीज आर कॉल्ड रिजिड लिंक। तो एग्जांपल आप सबके सामने है ही, ठीक है। कोई भी सॉलिड पार्ट्स का एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे पिस्टन सिलेंडर हमने बोला, पिस्टन कनेक्टिंग रॉड, इस तरह के कोई भी एग्जांपल्स आप ले सकते हो। दे ऑल आर मशीन पार्ट्स, दे ऑल आर सॉलिड पार्ट, रिजिड लिंक। सेकंड होता है कि अगर रिजिड नहीं है, ऐसा कोई पार्ट है जो मोशन ट्रांसमिट तो कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं डिफॉर्मेबल है, खुद भी अपना शेप और साइज बदलता है, जैसे बेल्ट ड्राइव, चेन ड्राइव, रोप ड्राइव, ये मोशन ट्रांसमिट करते हैं एक जगह दूसरी जगह, लेकिन अपना डिफॉर्मेशन के साथ अपनी शेप और साइज को बदलते हैं। तो ऐसे में दीज आर कॉल्ड फ्लेक्सिबल लिंक, दीज आर कॉल्ड फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है ना, विच कैन चेंज देयर बॉडी पार्ट, डिफॉर्मेबल। पार्ट्स जैसे बेल्ट, चेन एटसेट्रा, ठीक है। थर्ड आते हैं हमारे पास एक ऐसे लिंक भी हैं जो मोशन जैसे फ्लूइड, ठीक है ना। हम वाटर में हम कोई एक पार्ट रखें, एक पिस्टन सा मैंने ले लिया और ये कोई ट्यूब के अंदर है और ट्यूब के अंदर पानी भरा हुआ है। तो आप सभी को पता है जो प्लंजर और इस टाइप के प्रिंसिपल है हमारे, वो कैसे करते हैं। ये फ्लूइड भरा हुआ है और यहाँ पे मैंने फिर कोई रैम लगा रखी है, तो आपको पता है यहाँ से प्रेशर पुल करूँगा तो रैम जो है वो ऊपर उठ जाएगी। तो अभी यहाँ से यहाँ मोशन कौन ट्रांसमिट कर रहा है, ये फ्लूइड ट्रांसमिट कर रहा है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लूइड लिंक। तो यहाँ पे फ्लूइड लिंक भी आते हैं और फ्लूइड लिंक के अंदर हमारे वही ऑब्वियस ही बात है, वाटर और गैस या एयर बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल हमारे बहुत सारे हैं इस तरह की मशीन्स जो चल रहे हैं। और हाइड्रोलिक सिस्टम, ठीक है ना, हाइड्रोलिक
और न्यूमेटिक दोनों बोल देते हैं क्योंकि एयर भी है। हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम्स लाइक ब्रेक, जैक, है ना, ये सब क्या है हमारे, ठीक है, रैम, ये सब हमारे फ्लूइड लिंक है। तो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ लिंक। अब ये लिंक आपस में जुड़ते हैं तो बनाते हैं पेयर। तो जो लिंक आपस में जुड़ के पेयर बनाए और पेयर बनने के बाद वो भी मूव करे तो दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक पेयर। उसको हम लोग काइनेमेटिक पेयर बोलते हैं। अब ये वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, तो जहां जहां बहुत इंपॉर्टेंट होगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वहां मैं हाईलाइट कर दूंगा स्पेशली, ठीक है ना। वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट चीजें लिख रहा हूं यहाँ पे, लेकिन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर दूँ। काइनेमेटिक पेयर्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब 2 लिंक आपस में अटैच होते हैं तो कंबाइंड होके वो काइनेमेटिक पेयर बनाते हैं। तो पेयर बहुत सारे तरह के होते हैं काइनेमेटिक पेयर, है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल आपको दिखाया कि ये वाला रेड एक लिंक था, थोड़ा नजदीक से दिखाऊं आपको, है ना, ये वाला रेड एक लिंक था। अब इस रेड, ये ऊपर वाला एक लिंक है, नीचे वाला एक लिंक है। तो अब इस ऊपर वाले को आप देख सकते हो, ये इसके अंदर क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है ना, ये इसके साथ जो है वो स्लाइड कर रहा है। जैसे जैसे मैं इसको लूज़ करता जाऊंगा वो इसके ऊपर जो है वो स्लाइड करता जाएगा, है ना, आगे चलता जाएगा। तो ये एक तरह से क्या बना रहे हैं, देखो ये इसके अंदर स्लाइड कर रहा है, तो ये है एक तरह का स्लाइडिंग पेयर, है ना, इन दोनों के बीच में है स्लाइडिंग पेयर। लेकिन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे जो रॉड इसे आगे पीछे कर रही है उसमें स्क्रूज कटे हुए हैं, है ना, दिखाई दे रहा है, जो रॉड इसमें आगे पीछे कर रही है उसमें स्क्रूज कटे हुए हैं। तो ये किसी थ्रेड के अंदर ही चल रहे होंगे, है ना, इस ग्रूव में भी स्क्रू होगा, उसके अंदर चल रहा होगा ये, तो ये बना रहे हैं मिलके स्क्रू पेयर। ऐसे ही डिफरेंट पेयर्स हम लोग बना देते हैं, कोई स्क्रू पेयर है, कोई स्लाइडिंग पेयर है, ठीक है ना। तो देयर आर लॉट्स ऑफ पेयर्स। तो पेयर्स को क्लासीफाई हम अलग अलग तरीके से करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव मोशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यही है, रिलेटिव मोशन के बेसिस पे। तो याद रखिए, रिलेटिव मोशन के बेसिस पे अगर हम क्लासीफाई करें तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर जिनके बीच में अलग अलग टाइप का मोशन होता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना, सबसे पहले जैसे मैंने आपको दिखाया दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग पेयर, है ना। तो स्लाइडिंग पेयर मतलब एक लिंक दूसरे लिंक के ऊपर स्लाइड कर रहा है, सरफेस पे घिसते हुए चल रहा है, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग पेयर। तो स्लाइडिंग पेयर का एग्जांपल मैं साथ साथ जाऊँ, पिस्टन सिलेंडर सबसे कॉमन एग्जांपल, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको वॉइस भी दिखाया, पिस्टन सिलेंडर, ठीक है ना। सेकेंड एग्जांपल हम लोग बोलें तो दैट इज कॉल्ड रोलिंग पेयर, रोलिंग पेयर, ठीक है ना। रोलिंग पेयर का अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो रोलिंग पेयर आपको साफ देखने को मिलता है जहां पे हम लोग रोलर्स का यूज करते हैं, जैसे किसी बियरिंग में, है ना, बॉल और रोलर्स का हम लोग यूज करते हैं। तो रोलर बियरिंग्स, तो वहां क्या है, वहां दोनों बॉडी के बीच में रोलिंग मोशन इन्वॉल्व है ना, दोनों बॉडी के बीच में रोलिंग मोशन इन्वॉल्व है। अब मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा चेयर है, बट अब इतनी बड़ी चेयर को कौन उठाए ऊपर, तो समझ सकते हैं आप सभी के पास होगी। तो जो जहाँ पे भी एक लिंक और दूसरे लिंक के बीच में कहीं ना कहीं कोई रोलिंग मोशन इन्वॉल्व है, ठीक है ना, याद रखिए ये रोलिंग पेयर तभी कहलाएगा जब वो रोलिंग जो है वो प्योर रोलिंग होगी। अगर वो रोलिंग स्लाइड हो रही है तो तब वो उनके बीच का रोलिंग पेयर नहीं है। मतलब अगर आप ऐसे कह रहे हैं इस ग्राउंड के ऊपर ये रोलर जो है वो घिसते हुए सीधा सीधा चल रहा है तो वो रोलिंग पेयर नहीं है, फिर वो स्लाइडिंग है, ठीक है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये इसके ऊपर प्योर रोल कर रहा है ना, तब आगे बढ़ रहा है घूमते हुए, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फिर रोलिंग पेयर, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड रोलिंग पेयर। तो प्योर रोलिंग होना जरूरी है, ठीक है। 2 मोशन यहां बता दिए, नीचे दिखाई दे रहा है, ओ सॉरी फोकस हट गया था, ठीक है, अब ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, जैसे स्लाइडिंग पेयर ऐसे ही यहाँ पे रोलिंग पेयर। अब आप क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो स्लाइडिंग मोशन है तो स्लाइडिंग पेयर, रोलिंग मोशन है तो रोलिंग पेयर। थर्ड वन कौन सा होगा, अब जैसे रोलिंग स्लाइडिंग हुई ऐसे ही क्या हो सकता है, आपके मोशन दोनों के बीच में एक स्फेरिकल मोशन भी हो सकता है, ठीक है ना, स्फेरिकल मोशन भी हो सकता है।
तो अगर दोनों के बीच में एक स्फेरिकल मोशन है तो उसको हम बोल सकते हैं स्फेरिकल पेयर। स्फेरिकल पेयर। अब स्फेरिकल पेयर किस तरह का हुआ, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जहां पे एक स्फेरिकल सरफेस दूसरे स्फेरिकल सरफेस पे चल रहा हो, लाइक दिस। अब ये देखिए, ये सिंपल एग्जांपल मैं दिखाता हूं। देखो ये जो ऊपर का बॉल सा है इसमें, ये जो ऊपर का बॉल सा है इसमें, ये नीचे वाले पॉट से स्फेरिकल पेयर से कनेक्टेड है। कैसे? क्योंकि ये इसके ऊपर ऐसे घूम सकता है, किसी भी डायरेक्शन में घूम सकता है। तो आपको मैं ऐसे दिखाऊं तो ये आपको एक स्फेरिकल बॉल सी दिखाई देगी इसके अंदर, है ना। ये स्फेरिकल बॉल सी है, देखो देखो ये स्फेरिकल बॉल सी है। तो ये क्या है, इसके अंदर देखो ऐसे बिल्कुल। स्फेयर का फ़ायदा क्या होता है कि वो चारों डायरेक्शन में चल सकता है ना। ये स्फेयर का फ़ायदा होता है, ये 4 डायरेक्शन में जो है वो पूरा पूरा मूव कर सकता है। यही स्फेरिकल का फ़ायदा होता है, ठीक है ना, इस तरह से। तो दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल पेयर। तो इसमें ऊपर वाला सरफेस जो है वो भी अंदर से कर्व्ड स्फेरिकल सरफेस है, नीचे वाला सरफेस जो है वो भी स्फेरिकल सरफेस है। तो दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल पेयर। क्लियर है? तो इतनी बात समझ में आई। तो इसको हम स्फेरिकल पेयर बोलते हैं, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल इसके भी कई हैं, जैसे हम लोग कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दिस फॉर्म स्फेरिकल पेयर। फोर्थ वन इज कॉल्ड, अब यहाँ पे हमारा स्लाइडिंग मोशन हो गया, रोलिंग मोशन हो गया, स्फेरिकल हो गया। अब एक सिंपल सा मोशन होता है, दैट इज कॉल्ड टर्निंग पेयर। टर्निंग पेयर, इसको क्या कहते हैं कि जब एक लिंक दूसरे के ऊपर टर्न करता है, तो वो कोई भी हो सकता है जिस चीज पे पिन लगी हो, है ना। कोई भी ऐसा मोशन जिसके ऊपर पिन लगी हो वो सब टर्निंग पे आता है, ठीक है ना। तो टर्निंग पेयर सिंपल हुआ, जैसे कि मान लीजिए ये कोई लिंक है, इस लिंक को मैंने कोई दूसरा लिंक एक पिन से जोड़ दिया, तो अब ये लिंक आराम से क्या कर सकता है, देखो ऐसे इसके अबाउट टर्न कर सकता है, ठीक है ना। टर्न में कंप्लीट रिवोल्यूशन ही नहीं आता, ऑसिलेशन भी हो सकता है। अब जैसे ये इसके खिलाफ ऑसिलेशन, तो इन दोनों के बीच में पिन लगी है, तो ये क्या टर्निंग पेयर है, और ये इसके ऊपर पूरा रिवॉल्व कर रहा है, या इसको रिवॉल्व कर सकते हैं, तो इसको रिवोल्यूट पेयर भी बोलते हैं। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टर्निंग पेयर एंड और रिवोल्यूट पेयर भी इसे बोला जाता है, रिवोल्यूट पेयर भी। तो याद रखिएगा, पिन वाले जितने भी मोशन होते हैं जहां दो लिंक के बीच में पिन होती है, वो सब टर्निंग पेयर में आते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए, पिस्टन पिन के साथ जो कनेक्टेड है, कनेक्टिंग रॉड, तो पिस्टन और कनेक्टिंग रॉड के बीच में जो हमारा मोशन है वो हमारा कहाँ है, वो हमारा एक तरह का टर्निंग पेयर है, ठीक है ना। इसके अलावा मोशन को लेके हम लोग एक और बात करें, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था कि स्क्रू पेयर। तो यार कि स्क्रू पेयर को सेपरेट आपको रखना होता है, ठीक है ना। इसको आप किसी स्लाइडिंग लाइडिंग में फिलहाल नहीं जोड़ें, दैट इज कॉल्ड स्क्रू पेयर, ठीक है ना। तो स्क्रू पेयर जो है उसमें क्या है, उसमें ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई स्क्रू थ्रेड होगा, तो मोशन अलाउंग स्क्रू थ्रेड, है ना। तो उसमें ऑब्वियसली बात है कौन से आएंगे, नट एंड बोल्ट टाइप ही आएंगे, तो नट एंड बोल्ट टाइप ही आएंगे, बेंच वाइज आएगी। तो ये सब क्या है, स्क्रू थ्रेड। स्क्रू थ्रेड के थ्रू ही मोशन पॉसिबल है, थ्रू अ स्क्रू थ्रेड। तो दैट इज कॉल्ड स्क्रू पेयर। तो ये सब थे हमारे मोशन से रिलेटेड आपके पेयर, जहां पे अगर मोशन स्लाइडिंग है, अगर मोशन रोलिंग है दो के बीच में, अगर स्फेरिकल है, अगर टर्निंग है, या स्क्रू है, ठीक है। तो इसमें आप वो सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। स्क्रू थ्रेड मैंने बोल दिया आपको, लेड स्क्रू बोल दिया लेथ में, ठीक है ना। लेथ में लेड स्क्रू, लेड स्क्रू जो है वो सब इसके एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये था हमारा रिलेटिव मोशन को लेके क्लासिफिकेशन। तो इस पे लगा लीजिए, याद रखिएगा क्वेश्चंस आते हैं, कंफर्म आते हैं। अब एक क्लासिफिकेशन इसमें आता है सरफेस कांटेक्ट को लेके, कि किस तरह का सरफेस जो है वो कांटेक्ट है आपस में, तो उस तरह का आपका जो है वो पेयर होगा। तो इसमें दो ही तरह के कांटेक्ट बनते हैं सरफेस के बीच में, तो या तो सरफेस के बीच में लाइन कांटेक्ट होगा, या पॉइंट कांटेक्ट होगा, या फिर पूरा पूरा सरफेस कांटेक्ट होगा। अब लाइन और पॉइंट एक ही कैटेगरी में रखे जाते हैं। लाइन और पॉइंट सिंपली किस तरह का हुआ कि मान लीजिए मैंने कोई सरफेस पे कोई बॉल उठा दी, है ना। कोई सरफेस पे, ये मान लीजिए दिस इज दी सरफेस, ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने ये बॉल यहाँ पे रख दी। तो अब ये बॉल इस पे कैसा कॉन्टैक्ट बना रही है, अगर हम देखें तो ये बॉल इस पे सिंपल एक पॉइंट कॉन्टैक्ट बना रही है। स्फेरिकल बॉल है तो ये एक पॉइंट कॉन्टैक्ट इस पे बना रही है ना। अब जैसे ऐसा ही सेम बियरिंग्स में होता है। तो
तो ये हो जाएगा पॉइंट कांटेक्ट, ठीक है ना। अगर मैं इसकी जगह पे कोई रोलर यूज करूं, बड़ा रोलर, जैसे मैं इसकी जगह पे सिंपली ले आता हूं एक पेन को, ठीक है, ये पेन है, ये एक सिलेंड्रिकल रोलर है, अब सिलेंडर को रख दूंगा तो जैसे वहां वो था, वहां आपका पॉइंट कांटेक्ट था, तो यहां आप देखोगे एक पूरी लाइन है ना, कांटेक्ट में पूरी लाइन है, तो ये भी रोलिंग कर रहा है इसके ऊपर, लेकिन वहां एक पॉइंट था तो यहां पूरी एक लाइन है, समझ आ रही बात। तो ये हो जाएगा लाइन कांटेक्ट। अब जब पूरा पूरा सरफेस के ऊपर होगा, पूरा पूरा सरफेस के ऊपर होगा, मान लीजिए पूरा पूरा सरफेस के ऊपर है, तो वो क्या है, वो है एक आपका स्लाइडिंग, ठीक है ना। तो सरफेस कांटेक्ट जिसे कह सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए दो कैटेगरी जो हम बनाते हैं वो सिंपली होती है, एक लाइन और पॉइंट कांटेक्ट की, और एक कैटेगरी होती है हमारी सरफेस कांटेक्ट की। तो याद रखिए, लाइन और पॉइंट कांटेक्ट वाले को हम कहते हैं हायर पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और सरफेस कांटेक्ट वाले को हम कहते हैं लोअर पेयर, ठीक है ना। अब ये भी जानना जरूरी है कि किसमें कौन सा एग्जांपल आता है, तो याद रखिएगा ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कहलाता है। मार्क कर देता हूं मैं रेड पेन से, पेन कहाँ गया, चलिए खैर, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हायर पेयर लोअर पेयर के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे हमेशा। पॉइंट और लाइन कांटेक्ट में आपके आते हैं जैसे रोलर एंड बॉल बियरिंग, रोलर एंड बॉल बियरिंग। ये रोलर और बॉल बियरिंग जो है हमारे, वो क्या है, हायर पेयर हैं, तो मतलब रोलर पेयर जो है वो हमारा हायर पेयर में आता है, ठीक है, वो पॉइंटर लाइन कांटेक्ट बनाता है, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें से भी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर हम बोलें स्लाइडिंग पेयर, तो स्लाइडिंग पेयर याद रखिए, स्लाइडिंग पेयर जो है वो हायर पेयर में नहीं आता, स्लाइडिंग पेयर सरफेस कांटेक्ट बनाता है। रोलिंग पेयर हमने बोला वो हमारा हायर पेयर में आता है, क्योंकि रोलिंग पेयर जब भी होगा वो पॉइंट या लाइन कांटेक्ट बनाएगा। स्फेरिकल पेयर याद रखिए, स्फेरिकल में कंफ्यूज मत होइएगा, स्फेरिकल ये नहीं है कि स्फेरिकल किसी सरफेस पर रखा है, मैंने क्या बोलता है, स्फेरिकल पेयर वो पेयर होता है जब एक स्फेरिकल दूसरे स्फेरिकल के अंदर घूमता है, तो वो पूरा पूरा सरफेस कांटेक्ट है, तो वो इसमें नहीं आता है, ठीक है ना, वो इधर चले जाएगा, तो वो भी मैं साथ साथ लिख देता हूं। तो यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं स्लाइडिंग पेयर, स्फेरिकल पेयर, ठीक है। थर्ड बोलें टर्निंग पेयर। अब इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि टर्निंग पेयर किस में जाना चाहिए, तो याद रखिए टर्निंग पेयर जो है लगता ऐसे है कि एक बियरिंग, एक लिंक जो दूसरे लिंक पे घूम रहा है, आपको लगता है ये पॉइंट कांटेक्ट ही तो है, नहीं। अगर आप इस जॉइंट को देखो तो यहाँ पे एक पिन लगी होती है, जहाँ पे एक पिन जो है वो दूसरे पिन के ऊपर चलती है, तो ये पूरा पूरा पिन का सरफेस इसके ऊपर स्लाइड करता है एक तरह से, क्योंकि पिन को देखा जाएगा, लिंक तो आपस में सिर्फ एक पॉइंट पे जुड़ रहे हैं ना, लेकिन ये ऐसे सरफेस पूरा पूरा घिस के चलता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, टर्निंग पेयर जो है वो सरफेस कांटेक्ट में जाता है लोअर पेयर में। ये इंपॉर्टेंटली आप लोगों को ध्यान रखना है, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। स्क्रू पेयर की बात करें, सेम विद स्क्रू पेयर। स्क्रू पेयर में भी क्या होता है, अगर मैं आपको क्लोज व्यू दिखा पाता है यहाँ पे, लेकिन अभी यहाँ पे कोई है नहीं ऐसा एग्जांपल, जो स्क्रू था वो थोड़ा छोटा हो जाएगा, चलो ऐसे ही समझो, किसी उस दूसरे तरीके से दिखाऊंगा एक दिन। तो वहाँ क्या होता है, जो स्क्रू थ्रेड होता है वो स्क्रू थ्रेड कुछ इस तरह का होता है ना, ऐसा, तो एक स्क्रू थ्रेड के ऊपर दूसरा स्क्रू थ्रेड जो है वो ऐसे सरफेस के ऊपर घिसते हुए चलता है, पूरा पूरा सरफेस कांटेक्ट, तो इसीलिए वो भी आता है हमारे स्क्रू पेयर में, वो सरफेस कांटेक्ट में। तो ये दो एग्जांपल ऐसे हैं जो बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि टर्निंग पेयर स्क्रू पेयर कहाँ जाने चाहिए, पॉइंट और लाइन में, नहीं, ये लोअर पेयर सरफेस कांटेक्ट में जाने चाहिए, ठीक है ना, दैट इज एन लोअर पेयर। बाकी हायर पेयर के और एग्जांपल कौन से हो सकते हैं, तो जैसे कैम एंड फॉलोवर, कैम एंड फॉलोवर जो है वो एग्जांपल होते हैं हमारे हायर पेयर के, जैसे गियर ड्राइव, ठीक है ना, गियर ड्राइव, गियर जो होते हैं आपस में वो भी एक कर्व दूसरे कर्व के कांटेक्ट में होता है, जिसके वजह से वो भी क्या है, लाइन कांटेक्ट बनाता है, गियर ड्राइव। और एक और हमारा होता है बेल्ट रोप एंड चेन ड्राइव, बेल्ट एंड रोप ड्राइव, उसको भी हम लोग हायर पेयर में ही लेते हैं, उसको भी हम लोग जो है वो पॉइंट कांटेक्ट में ही लेते हैं।
लेकिन कई बार इसे, क्योंकि अभी तो ज़्यादा बुक्स में रहता नहीं है, रैपिंग पेयर भी कहते हैं, रैपिंग पेयर, लेकिन इसको ज़्यादातर हायर पेयर में ही रखा जाता है। रैपिंग मतलब रैप करना एक दूसरे के ऊपर, ठीक है ना। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर। एक क्लासिफिकेशन पेयर के ऊपर और बचता है, वो मैं साथ साथ यहीं पर लिख देता हूं ताकि एक साथ हो जाएगा पूरा पूरा स्क्रीन, ठीक है ना। ये कंप्लीट मैंने इतना लिख दिया। चलो नीचे भी जगह है, वैसे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो यहीं लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पे एक और आपका आता है, दैट इज योर, एक और क्लासिफिकेशन आता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे हमने सरफेस कॉन्टैक्ट के बेसिस पे बोला, रिलेटिव मोशन के बेसिस पे बोला, एक और होता है मशीन अलाइनमेंट के बेसिस पे, मैकेनिकल अलाइनमेंट के बेसिस पे, या मैकेनिकल सिस्टम के बेसिस पे भी बोलते हैं। अलाइनमेंट मतलब कि आपने उनको लगाया कैसा है, आपने उनको किस तरह से रखा है। तो याद रखिए यहाँ पे दो टाइप के पेयर होते हैं, एक कहलाता है क्लोज्ड पेयर और एक कहलाता है ओपन पेयर। क्लोज्ड पेयर और ओपन पेयर, तो ये भी कई बार पूछ जाते हैं कि क्लोज्ड पेयर किस तरह का हुआ और ओपन पेयर जो है वो किस तरह का होगा। तो याद रखेंगे आप कि क्लोज्ड पेयर जो होता है उसे एक और नाम से जानते हैं हम लोग, सेल्फ क्लोज्ड पेयर, क्लोज्ड पेयर। और ओपन पेयर को हम लोग फोर्स्ड क्लोज्ड पेयर भी बोलते हैं। अब इसमें ध्यान ये रखना है आपको कि जब हम सेल्फ क्लोज्ड पेयर बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है। सेल्फ क्लोज होता है कि मैकेनिकल अरेंजमेंट उनका ऐसा है, ठीक है, अलाइनमेंट की जगह पे अरेंजमेंट भी बोल देता हूं मैं, अरेंजमेंट ज़्यादा आसान वर्ड है। मैकेनिकल अरेंजमेंट उनका इस तरह का है कि जो कॉन्टैक्ट है वो ऑटोमेटिकली बना रहता है। सेल्फ क्लोज मतलब खुद ही से जो है वो कॉन्टैक्ट बना रहता है, तो उसे बोलते हैं हम लोग सेल्फ क्लोज। लेकिन अगर हमें किसी फोर्स को लगा के, बाहर से फोर्स को लगा के कॉन्टैक्ट को बना के रखना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड फोर्स्ड क्लोज, ठीक है ना। समझ आई बात। तो बड़ा बेसिक सा एग्जांपल, इसके कई सारे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई मेरा बॉडी है, उसके अंदर मैंने कोई सिस्टम डाल दिया, कोई मान लीजिए इसे इस तरह का डाल दिया और ये बंद कर दिया, तो अब ये क्या है, इसके अंदर कांटेक्ट में है। अब ये मानो इसके बाहर से ऐसे चल भी रहा है लेकिन कांटेक्ट बना रहेगा क्योंकि वो इसके अंदर है, मैंने कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूँ इसके अंदर, मैंने ये रखा और पैक कर दिया इसे, और अब मैं इसके रिस्पेक्ट में इस सिस्टम को घुमा रहा हूँ इसके आसपास, तो ये कांटेक्ट में रह के घूमेगा। इसका एग्जांपल होता है जैसे बियरिंग बॉल बियरिंग्स वगैरह के अंदर जो बॉल फिट कर दी जाती है वो कोई फोर्स से फिट नहीं है, वो अंदर फिट है, बस अब वो घूम रहा है उसके अंदर, तो कांटेक्ट बना हुआ है ना। तो इसका एग्जांपल हो जाता है जैसे बॉल रोलर बियरिंग्स, बॉल एंड रोलर बियरिंग्स एक इसका अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है ना। और इसकी बात करें हम लोग फोर्स क्लोज की, तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है जैसे कैम फॉलोवर। कैम फॉलोवर में क्या होता है कि अगर आप देखते हो ये कोई कैम होती है और ये ऊपर फॉलोवर लगा है, तो जब कैम चलेगी तो फॉलोवर ऊपर रेसिप्रोकेट करेगा, तो फॉलोवर उसके साथ कांटेक्ट से हट जाएगा, भाई कैम उसे फेंकेगी तो हट जाएगा, तो इसीलिए ऊपर से एक स्प्रिंग फोर्स लगा रहता है हर समय, जिससे कि कैम उसी के ऊपर टिका रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह के हम लोग जो अरेंजमेंट है ये फोर्स क्लोज, हमने फोर्सली उनको कांटेक्ट में रखा है, नहीं तो वो ओपन है। समझ रहे हो ना, इस तरह से याद रखो कि हमने फोर्सली उनको कांटेक्ट में रखा है, नहीं तो वो ओपन है, फोर्स हटाएंगे तो वो ओपन हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ओपन पेयर। लेकिन जो सेल्फ क्लोज्ड है दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड पेयर। तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेयर के ऊपर क्लासिफिकेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में इन चीजों को लिया है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया सबके। तो चलिए आगे चलते हैं अब, ठीक है ना। तो जब इस तरह से हम लोग पेयर पढ़ लेते हैं, लिंक्स पढ़ लेते हैं, लिंक से मिलके पेयर पढ़ते हैं, पेयर से फिर हम लोग आ जाते हैं हमारे चेन में। तो अब जो हम लिंक से मिलके पेयर बनाए, पेयर जोड़ के हमने चेन बनाई, तो उस चेन की खास बात क्या होती है, तो याद रखिए काइनेमेटिक चेन किसे बोलते हैं। तो काइनेमेटिक चेन की कुछ खास कंडीशंस होती हैं। एक, देयर इज अ क्लोज्ड चेन, चेन जो है वो क्लोज होनी चाहिए, मतलब लास्ट लिंक जो है वो फर्स्ट लिंक से जुड़ा होना चाहिए, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आप ऐसे खुला छोड़ नहीं सकते, ये काइनेमेटिक चेन नहीं होगी। आपको कहीं ना कहीं इसको भी जो है किसी ऐसे लिंक से जोड़ना होगा, फिक्स से ही जोड़ दिया ऐसे, तब जाके ये काइनेमेटिक चेन कहलाएगी। तो इट शुड बी क्लोज्ड चेन। दूसरा, इनके बीच में रिलेटिव मोशन होना जरूरी है। अगर मैं चारों तरफ से मैंने दो लिंक लूँ, इसको यहाँ फिक्स कर दिया, उसको यहाँ फिक्स कर दिया, तो ये काइनेमेटिक चेन नहीं है, इसमें तो सब कुछ फिक्स हो गया, इसीलिए देयर इज अ रिलेटिव मोशन।
रिलेटिव मोशन होना चाहिए लिंक्स के बीच में। तो ये दो कंडीशंस होती हैं, तब जाके वो चेन एक काइनेमेटिक चेन कहलाती है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं काइनेमेटिक चेन की। तो चेन भी किस किस तरह की होती है, तो इसीलिए अब आपको पता है, मैंने एक लिंक जोड़ा, दो लिंक जोड़ा, तीन लिंक जोड़ा, चौथा लिंक जोड़ा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपको कई सारे लिंक जोड़ के ये बताऊं कि ये मैंने कई सारे लिंक जोड़ दिए, ऐसे मान लीजिए ये कई सारे लिंक जोड़ दिए, ये भी एक मैकेनिज्म है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। ये मैंने कई सारे लिंक ऐसे जोड़ दिए, तो अभी ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है, ये भी मूव कर सकता है, तो ये चलेगा कैसे? देखो सब कुछ अगर मैं मूव कर दूंगा तो चलेगा कैसे? ऐसे लटक जाएगा। तो अभी ये तो कोई मोशन कर ही नहीं रहा, किसको चलाऊं मैं? तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये चेन है, काइनेमेटिक चेन है, लेकिन इसको प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए मैंने कुछ का मोशन मुझे रोकना पड़ेगा। जो फालतू के मोशन है, जो नहीं चाहिए, वो रोकने पड़ेंगे। तो जो नहीं चाहिए, जैसे मुझे इसका मोशन नहीं चाहिए, ठीक है ना, तो मैंने रोक दिया। अब मैं इसको चलाऊं तो अब मैं आसानी से देख सकता हूं कि अगर मैं नीचे वाले को मैंने फिक्स कर देता हूं तो अब उसके रिस्पेक्ट में ये जो है एक मोशन कर सकता है ना, इस तरह का जो है वो मोशन एक प्रिंसिपल पे, इसको अगर मैं पकड़ के चलाऊं तो ये एक प्रिंसिपल पे काम कर सकता है, एक मशीन की तरह मोशन कर सकता है। अगर मैं चाहता हूं किसी और का मोशन भी रोकना, जैसे मैं इस वाले लिंक का भी रोकना चाहता हूं, तो मैं किसी एंगल पे इसको रोक देता हूं। अब ये ऐसे ऐसे कर सकता है इसके साथ। तो ये मोशन रोकना क्या है? दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट करना। कंस्ट्रेंट मतलब रोकना। जो अनवांटेड मोशंस हैं उनको रोकने को ही हम कंस्ट्रेंट करना कहते हैं। तो ऐसे कितने तरह के कंस्ट्रेंट हम लोग क्रिएट करते हैं किसी काइनेमेटिक चेन को बनाने के लिए, किसी मशीन को बनाने के लिए। तो याद रखिए, ये भी पेपर में एक क्वेश्चन रहता है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। तो जब हम टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन की बात करते हैं तो वी हैव अ 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट मोशन। पहला कंप्लीटली या इनकम्प्लीटली, कंस्ट्रेंट चेन या मोशन। सेकंड कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन। एंड ठीक है ना। तो यहां पे 3 टाइप के हुए, एक इनकम्प्लीट, एक कंप्लीट और थर्ड वन इज कॉल्ड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा होता है, जब हम इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन की बात करते हैं तो इनकम्प्लीटली मतलब हो जाता है कि यहां पे मोशन जो है वो, जैसे मैंने लास्ट में एक ही मोशन करा, तो एक मोशन करने के लिए मुझे 2-3 मोशन को रोकना पड़ा ना। लेकिन अगर वो 2-3 मोशन फ्री हैं तो फिर उसे बोलेंगे इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट, क्योंकि पूरी तरह से आपने कंस्ट्रेंट नहीं करा। कंस्ट्रेंट करना मतलब सारे अनवांटेड मोशंस को रोकना। तो आपने अगर अनवांटेड मोशन को पूरी तरह से रोका नहीं है तो वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट कहलाएगा। तो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट कैसे हो जाता है, जैसे कि एग्जांपल से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बुकों का पुराना एग्जांपल क्या है, सबसे आसान, कि कोई रॉड को हमने एक स्फेरिकल हॉलो सरफेस में डाल दिया। सर्कुलर रॉड इन अ सर्कुलर होल कह सकते हैं। तो सर्कुलर रॉड इन अ सर्कुलर होल अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये रॉड जो है वो सर्कुलर मोशन भी कर सकती है और आगे पीछे रेसिप्रोकेट भी कर सकती है। तो यहाँ मोर देन वन मोशन, ठीक है ना। तो व्हेन मोर देन वन मोशन इज फ्री, जब एक से ज़्यादा मोशन फ्री हो तो दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट। लेकिन जब सिर्फ एक ही मोशन फ्री हो, व्हेन ओनली वन मोशन इज फ्री, तो जो मोशन आपको कराना है जब सिर्फ वही मोशन फ्री हो, जैसे इसी एग्जांपल में हम क्या करें, इसी एग्जांपल को मैं लेता हूं, सर्कुलर रॉड वाले एग्जांपल को। ठीक है, इसी एग्जांपल को मैं लूं तो मान लीजिए इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने 2 मोशन थे, आपने कहा मुझे सिर्फ रोटेशन चाहिए, तो आपने रोटेशन को तो फ्री रखा लेकिन आपने रेसिप्रोकेशन को रोक दिया इस पर कॉलर लगा के। तो आपने यहाँ बाहर पे इस पर कॉलर लगा दिया इस तरह से, ठीक है ना। तो ऐसे कॉलर लगाने से
क्या हो गया, रेसिप्रोकेशन रुक गया, अब देयर इज ओनली रोटेशन, तो क्या बचा, ओनली वन मोशन, ठीक है ना। तो ऐसे डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना, ऐसे डिफरेंट एग्जांपल हैं कि स्क्वायर रॉड को स्क्वायर होल में डालोगे तो भी आपको सिर्फ एक ही मोशन मिलेगा, है ना। स्क्वायर रॉड को स्क्वायर होल में डालोगे तो भी आपको सिर्फ एक ही मोशन मिलेगा। तो यहाँ पे भी अगर हम देख सकते हैं तो देयर इज ओनली वन मोशन, तो सिर्फ रेसिप्रोकेशन हो सकता है, देयर इज नो रोटेशन। तो ये भी क्या कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, तो इसलिए मशीन बनाने के लिए बेटर होता है हमारे पास कि फॉर मशीन आप कंप्लीटली कंस्ट्रेंड ही रखें, क्योंकि मशीन सक्सेसफुली काम तभी कर पाएगी प्रॉपर तरीके से जब वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंट होगी। लेकिन क्या होगा ना, मोशन को रोकना है तो खर्च करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा जिससे मोशन रुके, तो ऐसे में खर्चा बढ़ता है। तो कई बार हम खर्चे को अवॉइड करने के लिए एक तीसरा भी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। मतलब जो रहेगा तो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट, एक से ज्यादा मोशन फ्री रहेंगे, लेकिन जब हम उस पर काम करेंगे तो इस तरह से काम करेंगे कि उस पर सिर्फ एक ही मोशन दिखाई देगा, दूसरा मोशन का यूज कहीं होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो उसे बोलते हैं सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, ठीक है। जैसे उसकी एग्जांपल, सबसे फेमस एग्जांपल हमेशा की तरह बुकों में पूछा गया है, फुट स्टेप बियरिंग, ठीक है ना। फुट स्टेप बियरिंग जिसपे टरबाइन वगैरह अटैच होता है, इस तरह का हो जाता है कुछ फुट स्टेप बियरिंग, ठीक है ना। तो इस तरह से इसमें कोई रॉड जो है वो चले जाती है, और मान लीजिए कोई टरबाइन या सिस्टम कुछ लगा है इसके साथ, इस तरह का सिस्टम अटैच है इसके ऊपर। तो अब इसमें क्या है, इसमें देखो दो मोशन हो सकते थे, यहाँ रोटेशन भी हो सकता है इसका और रेसिप्रोकेशन भी हो सकता है, जो रॉड इसके अंदर रेसिप्रोकेशन भी कर सकती है। लेकिन क्या है, इसके वेट के वजह से, इसके हैवी वेट और लोड ऊपर रखते हैं, तो इस लोड की वजह से ये इसके अंदर ही रहता है, बाहर नहीं आता है, और रोटेशन फ्री। तो ऐसे में क्या है, जरूरी नहीं है कि इसको आप कुछ ना कुछ करके इसका मोशन रोक के रखो, आपने ऊपर से लोड रखा है, वो मोशन रुका हुआ है लोड की वजह से अपना पे, तो ये क्या कहलाती है, सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। तो ये भी जो है वो मशीन के लिए सही रहती है, आपकी कॉस्ट बचती है और आप उसे यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जांपल इसमें कई सारे आते हैं, फुट स्टेप बेयरिंग, आपकी सिरिंज इंजेक्शन जो होता है, वो सिरिंज इंजेक्शन जो है वो भी एक तरह का क्या है, रेसिप्रोकेट भी कर सकता है रोटेशन, लेकिन रोटेशन का कोई काम नहीं है तो रेसिप्रोकेशन में यूज होता है, रोटेशन को फ्री रखते हैं, ठीक है ना। तो ये है सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। अब इनको पता लगाने के हमारे पास कोई मैथमेटिकल टूल भी है, तो बिल्कुल है। वी हैव अ इक्वेशन कॉल्ड L इज इक्वल टू 2p-4। हमारे पास ये रिलेशन रहता है, इसकी हेल्प से भी हम कंस्ट्रेंट चेन का पता लगाते हैं, जिसमें L है हमारा नंबर ऑफ लिंक्स, P है हमारा नंबर ऑफ काइनेमेटिक पेयर, ठीक है ना। तो हम इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके पता लगाते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल हम लें तो उसमें चाहे ट्रायंगल का एग्जांपल लें, तो जैसे हमने एक सिंपल ट्रायंगल का एग्जांपल से आपको बता देता हूं, सबसे आसान यही है, ठीक है ना। तो अब जैसे मैं बोलूँ लिंक कितने 1 2 3 है ना, पेयर कितने 1 2 3, तो अगर मैं बोलूँ L और 2p-4, तो लिंक है 3 और पेयर है 2 × 3-4, तो 6-4 2, ये 3। तो आपको पता है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बड़ा है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से बड़ा हो तो ऐसी चेन को हम लोग कहते हैं लॉक्ड चेन। लॉक चेन मतलब ऐसी चेन जो है वो कुछ नहीं कर सकती है, एक स्ट्रक्चर की तरह। देखो इसके बीच में कोई, किसी के बीच में कोई मोशन नहीं हो सकता, तो दैट इज कॉल्ड लॉक्ड चेन। अगर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड से छोटा आ जाए, ठीक है, सबके एग्जांपल नहीं बता रहा हूँ, बस ये रिलेशन बता रहा हूँ। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से छोटा आ जाए, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट चेन, मतलब उसमें एक से ज़्यादा मोशन फ्री रहेंगे, इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट चेन, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंट चेन। समझ ये बात। और अगर हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड इक्वल आ गया, तो हमारा वो कहलाएगा कंप्लीटली कंस्ट्रेंट चेन। कंप्लीटली कंस्ट्रेंट चेन, क्लियर है, ठीक है। तो इसको लिखें हम कंप्लीटली कंस्ट्रेंट चेन। लेकिन इस फॉर्मूले का एक डिमेरिट है कि ये सिर्फ और सिर्फ ओनली उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं चेन्स के लिए एप्लीकेबल है जो सिर्फ लोअर पेयर से कनेक्टेड है, ओनली लोअर पेयर चेन,
ठीक है ना। कोई लोअर पेयर चेन है जिसमें सिर्फ सारे टर्निंग पेयर हैं या स्लाइडिंग है इस तरह से, उनके लिए ठीक है, मतलब सरफेस कांटेक्ट वाले। लेकिन अगर किसी में कोई हायर पेयर आ जाता है, पॉइंटर लाइन कांटेक्ट आ जाता है, तो तब ये रिलेशन वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ लिंक में और पेयर में सिर्फ यहाँ लोअर पेयर होते हैं। ये जो पेयर हमने लिखा है नंबर ऑफ पेयर, तो यहाँ पे सिर्फ लोअर पेयर काउंट होते हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ लोअर पेयर। तो अगर कोई हायर पेयर आ जाता है, जैसे मैं एक एग्जांपल बोलूं कि अगर ऐसे लिंक कनेक्टेड है आपस में, तो ये एक लोअर पेयर है ना, लोअर पेयर लिंक है, तो आराम से ये फॉर्मूला लगाओ, आप निकाल सकते हो ये किस तरह की चेन है। ये निकल के आएगी आपकी कंप्लीटली कंस्ट्रेंट चेन, 4 लिंक और 4 पेयर के हिसाब से। तो 4 और 2 4 8 माइनस 4 4, तो 4 = 4, ये आ गई कंप्लीटली कंस्ट्रेंट। लेकिन अगर मैंने इसमें एक लिंक को हटा दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक हायर पेयर लगा दिया, ये एक रोलर लगा दिया और रोलर इस सरफेस के ऊपर चल रहा है, तो अब ये क्या हो गया, एक हायर पेयर हो गया। तो ऐसे में अब ये क्या हो जाएगा, अब इसमें हायर पेयर का तो आप फॉर्मूला 1 2 3 पेयर गिन सकते हो, 3 लोअर पेयर और एक हायर पेयर है ना, 3 लोअर पेयर है और एक हायर पेयर है, एक हायर पेयर। तो अब हायर पेयर को वहां कहीं पुट करने का है ही नहीं ऑप्शन, तो ऐसे में फॉर्मूला चेंज करना पड़ता है आपको। तो याद रखिए, अगर कहीं हायर पेयर है, अगर कहीं हायर पेयर है, तो जो हमारा फॉर्मूला रहता है वो रहता है दैट इज इफ हायर पेयर चेन इज अवेलेबल, अगर हायर पेयर चेन अवेलेबल है तो फॉर्मूला रहेगा J + h/2 = 3/2 L-2, सिंपल, ठीक है ना। J + h/2 3/2 L-2, तब हमारा ये फॉर्मूला यूज होता है। इसमें देखो हायर पेयर अलग से है, ठीक है ना, लिंक है, हायर पेयर है, और रिलेशन वही रहेंगे अभी भी। लेफ्ट हैंड साइड अगर इसमें भी यही आया, लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन आया, लॉक्ड लेफ्ट साइड लेस देन आया, इनकम्प्लीट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आया, तो वही है। तो ये वही रहेगा, लेकिन बस फॉर्मूले का तरीका यहाँ पे थोड़ा सा बदल जाता है। समझ आ गई बात। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है सिंपली। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें आप, क्या कि देखो यहाँ पे JU वर्ड यूज हुआ है, P नहीं। तो J मतलब होता है नंबर ऑफ जॉइंट, नंबर ऑफ जॉइंट्स, ठीक है ना। और कैसे जॉइंट होते हैं, याद रखिए, इन जॉइंट्स को बोलते हैं बाइनरी जॉइंट। बाइनरी जॉइंट होते हैं जो कोई 2 लिंक को जोड़ते हैं, 1 2, कोई 2 लिंक को जोड़ने वाला कहलाता है एक बाइनरी जॉइंट। तो यहाँ पे एक बाइनरी जॉइंट इसको कहते हैं, ठीक है ना। H तो हायर पेयर है, L नंबर ऑफ लिंक है। लेकिन अगर कहीं पर 3 लिंक आपस में जुड़ रहे हों और तीनों में मोशन पॉसिबल हो, अगर 2 में नहीं है तो फिर वो 2 ही लिंक कहलाएंगे, लेकिन अगर तीनों है, तीनों फ्री है मोशन करने के, तो ये कहलाता है टर्नरी जॉइंट, टर्नरी जॉइंट। और याद रखिए, 1 टर्नरी जॉइंट = 2 बाइनरी जॉइंट। 1 टर्नरी जॉइंट 2 बाइनरी जॉइंट के बराबर होता है। मतलब अगर ये है तो हम 2 जॉइंट काउंट करेंगे, ये है तो एक ही जॉइंट काउंट करेंगे। लेकिन अगर 4 हैं लिंक, 1 2 3 4, किसी जॉइंट पे 4 अलग अलग लिंक मिल रहे हैं आगे और चारों मोशन पॉसिबल है, तो दैट इज कॉल्ड क्वाटरनरी जॉइंट, क्वाटरनरी जॉइंट। और क्वाटरनरी जॉइंट किसके बराबर होता है, 1 क्वाटरनरी जॉइंट = 3 बाइनरी जॉइंट। एक क्वाटरनरी जॉइंट जो है वो 3 बाइनरी जॉइंट के बराबर होता है। तो ये अगर है तो हम 3 जॉइंट जो है वो काउंट करेंगे। तो यहाँ पे जॉइंट उसी हिसाब से पुट करते हैं, ये है तो 1, ये है तो 2, ये है तो 3, सिंपल। और इस फॉर्मूले में रिलेशंस यही है हमने जो बताया आपको, क्लियर है। तो अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कुछ और रिलेशंस हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं, वो होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के। डिग्री ऑफ फ्रीडम, किसी भी मैकेनिज्म में डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए सिंपल सा एक रिलेशन है हमारे पास, कुर्ट्ज़बैक रिलेशन, कुर्ट्ज़बैक इक्वेशन, दैट इज कॉल्ड F = 3L-1 - 2J - H, ठीक है ना। और कभी कभी -FR भी यूज होता है रिडंडेंट लिंक के लिए, रिडंडेंट लिंक, ठीक है ना, जिसमें मैं मतलब बता दूं, L तो वही है नंबर ऑफ लिंक, J है वही नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट, H है हायर पेयर, हायर पेयर, ठीक है। और FR की जरूरत कम पड़ती है, FR होता है नंबर ऑफ रिडंडेंट लिंक। अब याद रखिए,
रिडंडेंट लिंक क्या होते हैं? रिडंडेंट लिंक वो लिंक होते हैं, ऐसे लिंक जिसके होने ना होने से मैकेनिज्म के काम करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लिंक को हम रिडंडेंट लिंक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ऐसे लिंक को लेके चलते हैं अपनी कैलकुलेशन में तो फिर आंसर सही नहीं आता है। तो दैट इज कॉल्ड रिडंडेंट लिंक। एक एग्जांपल बताता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है ना, ये एक मैकेनिज्म है जिसमें ये फिक्स है, बाकी 3 मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएगा, है ना, आप पुट कर सकते हैं लिंक 4, ये 4, हायर पेयर कोई है नहीं, हायर पेयर 0, रिडंडेंट लिंक कोई है नहीं। लेकिन अगर मैं इसमें एक लिंक और जोड़ दूं, कहीं यहाँ पे एक लिंक और जोड़ दूं यहाँ पे, तो इसके मोशन में देखो कोई चेंज नहीं आया, मैकेनिज्म में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर हम इसे कैलकुलेशन में लेंगे तो कैलकुलेशन खराब हो जाएगी। अगर इसे कैलकुलेशन में लेंगे तो कैलकुलेशन हमारी खराब हो जाएगी। समझ आ रही है बात? ठीक है ना। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं जो बोल देता हूँ आपको, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बोला कि कोई 4 बार मैकेनिज्म है, तो आप सभी को पता है कि इसका जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, सिंपल। लेकिन अगर हम इसमें एक लिंक और जोड़ देता हूँ, इस तरह से इसमें एक लिंक और जोड़ देता हूँ, मानो इनको सेपरेट सेपरेट लिंक में काउंट करूँ कि अलग अलग लिंक है, तो अगर मैं बोलूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 6 और 7 में इसको लिंक बोल देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे 7 लिंक हैं, और अगर मैं यहाँ पे पेयर गिनूँ तो 1 2 3 4, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, टर्नरी टाइप हो जाएंगे। तो 4 5 6 7 8, तो F इजिकल्स टू यहाँ पे 3L-1 -2J -H -FR। तो अब देखो, अगर मैं ये FR ना लूँ तो यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ आ जाती है। जैसे 3 लिंक कितने, 7 7 -1 -2 इंटू पेयर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, अब FR देखो, FR मत लिखो पहले, FR को ऐसे रहने देते हैं। तो अब ये कितना होता है यहाँ पे, मान लीजिए हम बात करें 3 7 1 -3 6 18, तो 7 -1 6 18 18 -16, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 2 आता है। लेकिन अगर आप रिडंडेंट लिंक का भी जस्टिफाई करते हो कि ये नहीं है और मैं इसको सीधा जोड़ दूँ, है ना, ये नहीं है, इसको सीधा जोड़ दूँ, तो फिर यहाँ पे -1 करोगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हो जाएगा। तो अपने फॉर्मूले को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग रिडंडेंट लिंक का यूज़ करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको सिर्फ इतना सा क्वेश्चन हो कि कोई मैकेनिज्म उससे पूछा जाए आपसे कि इसमें से रिडंडेंट लिंक कौन सा है, तो कोई रिडंडेंट लिंक इसमें है या नहीं। तो उसके 2 ही तरीके हैं, एक तो आप डिग्री फ्रीडम से चेक करो, और एक दूसरा आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो कि अगर ये नहीं भी रहेगा तो आपके मैकेनिज्म में कोई फ़र्क आएगा क्या। तो अगर मैकेनिज्म सेम ही लगता है कि वैसे ही मूव करेगा अगर इसके ना भी रहने पे, तो फिर वो क्या है, वो एक रिडंडेंट लिंक है, ठीक है ना। तो इसकी हम बात करते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो इसका फुल फॉर्मूला है इस तरह का। तो हर जगह पर रिडंडेंट लिंक लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। तो ये है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला। अब बात आती है मशीन की। तो मशीन में हम जनरली क्या चाहते हैं, मशीन में हम चाहते हैं कि मशीन वो हो जो एक मोशन करे, वो भी एक डिजायर्ड मोशन, सिंगल डिजायर्ड मोशन करे, है ना। ये हम चाहते हैं कि विच हैव सिंगल डिजायर्ड मोशन। अब सिंगल डिजायर्ड मोशन मतलब एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम हो उसका, F इजिकल टू 1, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम हो। तो ऐसे में अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ मशीन अगर निकालना चाहूँ तो मशीन के लिए यहाँ पे पुट करता हूँ 1 इजिकल टू 3L-1 -2J, H लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सिंपल ये। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 इजिकल टू 3L -3 -2J, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 3L -2J माइनस इधर ले ऑफ 4 इजिकल टू 0। तो यहाँ एक रिलेशन आता है 3L, बस 1 पुट करके रिलेशन निकाला। तो रिलेशन क्या है, 3L -2J -4 इजिकल टू 0, ठीक है ना। तो ये रिलेशन जो हमने निकाला उसमें इसका मतलब क्या है कि कभी भी आपको सिर्फ एक मशीन है कि नहीं, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम है कि नहीं, ये चेक करना है। तो आप इसमें लिंक पुट करें, जॉइंट पुट करें, और अगर ये इक्वल टू 0 आ जाता है तो दैट इज योर मशीन, वो सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली मशीन है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड ग्रुबलर्स क्राइटेरिया, ग्रुबलर्स क्राइटेरिया फॉर अ मशीन। एक सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने के लिए ये एक ग्रुबलर्स क्राइटेरिया कहलाता है। समझ आई बात। तो ये है कुछ बेसिक से यहाँ पे कंसेप्ट जो है मैकेनिज्म और इन्वर्जन्स को लेके हमारे पास होते हैं, किसी कैलकुलेशन को लेके, मोशंस को लेके, ठीक है ना। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो हम बात करें अब आगे हमारे मैकेनिज्म को लेके। तो मैकेनिज्म को जब हम जोड़ना शुरू करते हैं हमारे पास, तो हम देखते हैं कि हम स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं। तो मिनिमम किसी भी मैकेनिज्म में, मिनिमम फॉर अ मैकेनिज्म को मशीन होने के लिए मिनिमम लिंक जो रिक्वायर्ड होते हैं वो होते हैं। तो जैसे हमने देखा कि
एक लिंक तो अकेला कुछ नहीं है, दो जोड़ा तो हमने कहा ये काइनेमेटिक चेन पूरी नहीं है कि क्लोज चेन नहीं है, तीन जोड़ा था तो हमने देखा था लॉक्ड हो गया था, तो तीन तक तो लॉक्ड हो गया, तो ऑटोमेटिकली बचा फिर क्या, चार। तो इसीलिए जो मशीन बनना है वो चार लिंक से स्टार्ट होता है। तो मिनिमम लिंक रिक्वायर्ड फॉर अ मशीन इज 4। कम से कम चार लिंक चाहिए किसी मशीन को बनाने के लिए। तो मशीन बनाने के लिए चार लिंक, इसलिए हम लोग 4 बार मैकेनिज्म से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे अब हम 4 बार मैकेनिज्म के कंसेप्ट। तो यहां तक मैंने पूरा आपको बेसिक चीजें बता दी। अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली मैकेनिज्म को लेके कि 4 बार मैकेनिज्म क्या है, क्या उसके इन्वर्जन्स हैं, फिर उसके बाद आगे उन मैकेनिज्म में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं और क्या मॉडिफिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म से रिलेटेड एक दो चीज़ें बिफोर स्टार्टिंग 4 बार मैकेनिज्म को स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें मैं और बता दूं। जैसे कि मैंने आपको बोला, क्योंकि एग्जाम में कहीं ना कहीं वो चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कोई 4 लिंक वाला हमारा 4 बार मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो हमें पता है कि इट हैज़ 1 2 3 4 लिंक इसमें नज़र आते हैं और 4 ही पेयर भी जो है वो नज़र आते हैं, है ना। 4 लोअर पेयर जो हैं पिन वाले टर्निंग पेयर, वो 4 पेयर भी हमें साफ साफ नज़र आते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली अगर हम देखें तो वी हैव अ 4 लिंक एंड नंबर ऑफ बाइनरी जॉइंट इज 4 एंड वी कैलकुलेट f इज इक्वल्स टू 1। आप कैलकुलेट कर सकते हैं 3l - 1 - 2j से कैलकुलेट करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। बट अगर मैं इसमें इसके किसी एक लिंक को मैं रिप्लेस करूं किसी हायर पेयर से, तो यहां पे ये सब लोअर पेयर है ना, दीज ऑल आर लोअर पेयर्स, दीज आर लोअर पेयर्स, ठीक है ना। लोअर पेयर, टर्निंग पेयर लोअर पेयर में आता है सरफेस कांटेक्ट में, तो सब ये लोअर पेयर है। लेकिन अब मैं क्या करूं, एक लोअर पेयर पे मैंने एक लिंक लिया इस तरह का, मान लीजिए मैंने एक लिंक लिया इस तरह का और उस पे मैंने कोई एक इस तरह का पेयर अटैच कर दिया, लाइक दिस। मैंने कोई एक ऐसा लिंक अटैच कर दिया। तो अगर मैं अब गिनूं, दिस इज वन लिंक, दिस इज 2 लिंक एंड दिस इज 3 लिंक, देयर इज ओनली 3 लिंक्स, है ना। और अगर मैं पेयर की बात करूं तो अब आप साफ देख सकते हैं, दिस वन इज 1 लोअर पेयर, टर्निंग है तो 1 लोअर पेयर, ये भी टर्निंग है इसके अबाउट, 1 लोअर पेयर, 2 लोअर पेयर। लेकिन यहां अगर आप देखो तो ये लोअर पेयर नहीं है, ये उसके ऊपर रोल करेगा। अगर रोल करेगा तो ये क्या है, एक पॉइंट और लाइन कॉन्टैक्ट है, तो दैट इज योर हायर पेयर, हायर पेयर। तो यहां पे अब आप देख सकते हो कि जब मैं यहां पे सारे लोअर पेयर थे, तो लोअर पेयर की जगह पे मैंने एक हायर पेयर जैसे इंक्लूड किया, तो आपने देखा कि एक लिंक अपने आप कम हो गया, है ना। एक लिंक जो है वो कम हो गया और दो लोअर पेयर भी कम हो गए। अब लोअर पेयर देखो कितने, सिर्फ 2 ही हैं। पहले लोअर पेयर कितने थे, 4। तो 4 लोअर पेयर में से जैसे ही एक हायर पेयर आया, 2 लोअर पेयर कम हो गए। तो इसका मतलब साफ है ना, इसका मतलब साफ है। अब आप इसके भी गिनोगे तो इसके भी डिग्री ऑफ फ्रीडम देखो क्या है, इसके निकाल लो लिंक कितने, क्योंकि इसमें हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो 1 2 3 लिंक्स, लोअर पेयर कितने, 1 2, हायर पेयर कितना, 1। तो वी कैन कैलकुलेट f इज इक्वल टू 3l - 1 - 2j - h। तो दिस इज जस्ट 3, लिंक इज 3 - 1 - 2 इंटू ज्वाइंट, मतलब लोअर पेयर बाइनरी ज्वाइंट, 2 - 1 हायर पेयर। तो वी कैन सी 3 - 1 2 6 - 4 - 1 दैट इज 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे भी 1 ही आया है। देखिए आप, डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे भी 1 ही आया है, मतलब स्टिल इट्स ऑल्सो बिहेव लाइक अ मशीन। ये भी जो है वो एक मशीन के तरह ही बिहेव करेगा, स्टिल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ठीक है। बट यहाँ पे हमने जो देखा वो क्या था, वो रिजल्ट जो हमने देखा वो ये था कि 2 लोअर पेयर्स इज रिप्लेस्ड बाय 1 हायर पेयर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 लेयर पेयर एक हायर पेयर से रिप्लेस होते हैं और साथ में एक लिंक भी कम हो जाता है, माइनस एंड 1 लेस लिंक।
एक लिंक भी जो है वो कम हो जाता है। ये भी याद रखेगा, जरूरी नहीं है कि पेपर में ये आंसर ही आए। एक बार एसएससी के आरआरबी में एक पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि 2 लोअर पेयर इज रिप्लेस्ड बाय, या हम ये बोले कि 1 हायर पेयर इज रिप्लेस्ड बाय, या 2 लोअर पेयर इज रिप्लेस्ड बाय, या सिंपल ये बोलता है 1 हायर पेयर रिप्लेस्ड बाय। ऐसा भी उल्टा ही पूछ सकता है, एक हायर पेयर को किससे रिप्लेस करते हैं। तो याद रखेगा 1 हायर पेयर इज रिप्लेस्ड बाय, आरआरबी में आया था, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 हायर पेयर, तो स्टेटमेंट था वहां पे रिप्लेस्ड बाय 2 लोअर पेयर एंड एडिशनल एंड 1 एक्स्ट्रा लिंक। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट याद रखेगा। एक हायर पेयर जो है वो रिप्लेस करता है 2 लेयर पेयर प्लस एक एक्स्ट्रा लिंक के साथ। तो मतलब जब किसी लोअर पेयर को हटा के हायर पेयर आएगा तो वहां से एक लिंक और 2 लोअर पेयर कम हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। समझ आ गई बात? क्लियर है? इतनी बेसिक सी बात सबके समझ में? ठीक है ना। तो अगर ये कंसेप्ट को आप समझते हैं तो आप आराम से कई चीज़ों को समझ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है, जैसे कि कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए कंसेप्ट ऑफ स्प्रिंग है। किसी स्प्रिंग को हम लोग अगर ये मान लीजिए इस लिंक से जुड़े हैं, ठीक है, स्प्रिंग को हम लोगों को रिप्लेस करना है लिंक से। तो 1 स्प्रिंग को अगर रिप्लेस करते हैं, भाई ये तो एक ही लिंक है, ठीक है ना, आपने यहाँ भी फिक्स कर रखा है मान लीजिए, और यहाँ भी फिक्स तो क्या बोलेंगे इसे, बट कोई प्लेटफॉर्म है मान लीजिए, ठीक है ना। इनको अगर हमें रिप्लेस करना है किसी 1-2 लिंक से, और हम चाहते हैं ये मोशन बना रहे रेसिप्रोकेशन मोशन, तो किससे करेंगे? देखिए ये तो यही रहेगा, लेकिन स्प्रिंग का आपका रेसिप्रोकेशन मोशन में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। रिप्लेस अगर कर रहे हो तो मोशन स्टिल, वहाँ भी सेम है कि अगर रिप्लेस कर रहे हो तो भी मोशन जो है वो स्टिल रहना चाहिए वही का वही। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा लिंक लगा देते हैं, इस तरह के 2 लिंक। तो एक स्प्रिंग जब रिप्लेस होता है तो इस तरह के 2 लिंक से रिप्लेस होता है। अभी भी देखिए इफेक्ट वही रहेगा, है ना, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे भी इफेक्ट स्टिल वही रहेगा, ये भी रेसिप्रोकेशन कर रहा था, ये भी रेसिप्रोकेशन ही करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 1 स्प्रिंग इज रिप्लेस्ड बाय 2 लिंक्स, 2 लिंक और एक एक्स्ट्रा लोअर पेयर आ गया। ये दो तो थे ही, ये 2 तो पहले भी थे, ठीक है ना, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा आ गया, तो 2 लिंक प्लस 1 लोअर पेयर। तो याद रखिए एक स्प्रिंग जो है वो 2 लिंक और एक लोअर पेयर से जाके रिप्लेस होता है। तो बस बच्चों, यहाँ पे ये शॉर्ट रिवीजन से मैंने आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करी। थोड़ा सा मैं स्पीड और बढ़ाऊंगा। सिंपल मैकेनिक्स के स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा लय पाने के लिए आपको ये बढ़िया से चीज़ें बता दी है बेसिक। अब फटाफट हम इसके इन्वर्जन्स पे आएंगे, उसके बाद फटाफट आगे के चैप्टर्स जो आपके एक एक लेक्चर में आपको मिल जाएंगे। देखिए कोशिश यही रखनी है आपको भी मुझे भी कि जो समय का गैप मिला है इतना बड़ा, इसको अपनी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वो करें। तो मेरा भी क्लियर कट है, वीडियो कभी कोई लेट हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, लेकिन इस बार मेरे टारगेट्स बिल्कुल क्लियर हैं कि क्वालिटी और कंटेंट को लेके हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। जैसे कई बच्चों ने मुझे बोला कि थ्योरी ऑफ फेलियर्स में वीडियो डालिए, लेकिन थ्योरी ऑफ फेलियर्स में जितना नॉलेज मुझे अभी है, ठीक है ना, कि डिज़ाइन विज़ाइन को लेके उतना मैं बताने को बता दूं, फटाफट एक चार्ट ड्रॉ कर दूं, 5 थ्योरी ऑफ फेलियर बता दूं, उसके रिजल्ट बता दूं, लेकिन जब तक एक फील पूरी उस पर नहीं आ रही है कि हाँ उसका एप्लीकेशंस भी थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगी कैसे लगाते हैं उस थ्योरी को, मैंने बताया भी है पहले ग्राफिक वगैरह, तब तक मैं लेक्चर को नहीं डालूंगा। तो इस बार चीज़ें बड़ी क्लियर कट करके चल रहा हूँ कि जब तक मैं अपने आप संतुष्ट ना हो जाऊँ किसी टॉपिक, ये तो चलो ठीक है तो सिलेबस के हैं रटे पड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें थोड़ा सा और आपको अच्छा मुझे भी खुद जानने की जरूरत है कि थोड़ा सा और उसको और बेहतर जानूँ और तब मैं डिलीवर करूँ। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो लेक्चर्स के बीच में मैं, कई टॉपिक ऐसे होंगे जो आप लोग डिमांड में आते हैं, तो ये मत सोचेगा कि सर ले क्यों नहीं रहे। कंपटीशन के लिए मैं यूं पढ़ा दूं उन सब्जेक्ट को, कोई दिक्कत नहीं है, उन टॉपिक्स को, तो उन टॉपिक्स को कंपटीशन के लिए मैं पढ़ा दूंगा ऐसे ही। लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट करें, मतलब बहुत अर्जेंट नहीं है उन चीज़ों को, तो थोड़ा सा समय देंगे, जब पूरा दिन मैं उन चीज़ों पे गुजारूंगा तो डेफिनेटली कुछ बहुत बेहतर निकल के आएगा। नहीं तो लेक्चर्स तो सभी ने डाले हुए हैं, लेकिन इस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत जो है किसी भी के साथ भी, वो है समय देने की। समय किसी के पास नहीं है, तो समय मेरे पास है, तो मैं अपने आप को इसलिए समय देना चाहता हूँ
ताकि मैं चीज़ों को और बेहतर कर सकूं। क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन में नहीं पढ़ सकते, कंपटीशन में पढ़ेंगे तो कंपटीशन हर चीज़ में, चाहे पढ़ाने वालों का हो या पढ़ने वालों का हो, इट इज़ अ कट थ्रोट कंपटीशन, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है। तो ऐसे में मैं उस कंपटीशन में पढ़ना भी नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं थोड़ा सा आराम से संयम से चीज़ों को समझ के जो मुझे बेहतर लगता है, मुझे समझ में आता है, वो मैं आपको डिलीवर करूं, है ना। फिर आपको कनेक्ट हो पाता है तो बहुत अच्छा उस चीज़ को हम लोग समझ पाएंगे। तो बस इसी वजह से थोड़ा बहुत डिले चलता रहता है कभी कभी लेक्चर्स में, वो यही चीज़ को लेके कि मैं उन चीज़ों को समय देना चाहता हूँ। जल्दबाजी हड़बड़ाहट में बस चीज़ों को डिलीवर करने की जल्दबाजी में मैं नहीं करना चाहता। क्लियर है। तो जो है हमारे वो कंसेप्ट बेसिक चलते रहेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप रेज कर रहे हैं कि सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो, उनको मैं सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को नहीं ले रहा हूँ किसी टॉपिक को, तो ये समझ लीजिएगा उसी वजह से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ बेहतर कंटेंट और बेहतर लेक्चर आपको मिलने की उम्मीद रहेगी। अब मैं हर चीज़ का प्लानिंग लेके चल रहा हूँ बच्चों, तो इसलिए मैंने एक बोर्ड ये सेपरेट है और एक बोर्ड मैंने अलग से रख लिया है। उन बोर्ड में मैं वो टॉपिक लिख लेता हूँ जिन टॉपिक्स की आप डिमांड करते हो। जैसे थ्योरी ऑफ फेलियर्स में लिख दिया है कि हाँ ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आप डिमांड करते हो, तो किसी भी दिन पूरा ऑफ लेके, संडे है कुछ दिन जिस दिन कुछ काम ना करूँ उस दिन मैं उस टॉपिक को एक बार पूरा डालूंगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें इसके लिए इंपॉर्टेंट है कंटेंट में। ठीक है ना। सिर्फ पता होना बेस्ट नहीं होता। देखो अपने लिए सिर्फ पता होना इनफ होता है कि टॉपिक को आप जानते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ाने के लिए सिर्फ पता होना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको उन सारे पॉइंट पे से होके निकलना पड़ेगा जो क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं, क्योंकि आप खुद को सेटिस्फाई कर लोगे कि ठीक है यार जरूरत नहीं है इससे ज़्यादा कुछ जानने की, लेकिन आपको अगर सबको सेटिस्फाई करना है तो थोड़ा सा इतना और जानना पड़ेगा कि हाँ इससे ऊपर अगर कुछ और चीज़ सोची जाए या ऐसा कुछ एप्लीकेशन वगैरह सोचा जाए तो बिल्कुल एटलीस्ट माइंड क्रिस्टल क्लियर उन चीज़ों को लेके हो। तो बिल्कुल आपका मुझे इंतजार रहता है, हर कमेंट वगैरह में आप अपने जो भी टॉपिक वॉपिक आपको लगते हैं वो लिखते जरूर जाइए। बीच बीच में मैं ऐसा कॉलम वगैरह भी, पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसा कॉलम भी हो जाएगा जहाँ पे आप वो सब टॉपिक लिख सकें जो आपको बहुत मुश्किल आती है समझने में, तो हम मेहनत करेंगे और उस टॉपिक्स को डिलीवर्ड टाइम टू टाइम जरूर देंगे। बाकी सब्जेक्ट वाइज आप रिवीजन चलाते रहिए। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जो आपको काम बोला वो जरूर करिए। और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और है जो बतानी रह गई, मैं लास्ट में हमेशा चले जाता हूँ, उसके बाद मुझे याद आता है कि अब ये बोलना ज़रूरी है कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का जो पूरा प्लेलिस्ट है, तो प्लीज़ अब आप एक एक लेक्चर को तो रोज़ रोज़ नहीं कर रहे थे शेयर, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट अब पूरी प्लेलिस्ट को आप शेयर कीजिए। तो जो भी बच्चे एटलीस्ट फेसबुक में जुड़े हैं, फेसबुक में अगर एक दिन में सभी लोग शेयर करेंगे तो वो दिखेगा ऑटोमेटिकली कि हाँ कुछ इंपैक्ट है उन चीज़ों का। लेकिन वो तभी करिए मतलब जब आप खुद कन्विंस है कि नहीं ये बढ़िया चीज़ है, डिलीवर्ड होनी चाहिए सब तक, तो फिर आप जरूर शेयर करिए। व्हाट्सएप स्टेटस है वहाँ आप लगा सकते हैं, फेसबुक में आप शेयर कर सकते हैं। भाई मैं तो एक ही शेयर कर सकता हूँ ना, मैं शेयर ऐसे नहीं कर सकता कि लोगों के ऊपर थोप दूं कि मैं हर घंटे में शेयर करने में लगाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो वही है, जब हम जुड़ रहे हैं किसी एक चीज़ से, तो मैंने आपको बोला है मैकेनिकल का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मास हमारे साथ जुड़ेगा तो अच्छा ब्रेन सबका चलेगा और कुछ बेहतर हम लोग उसमें निकाल पाएंगे। ठीक है ना। बाकी दौड़ भाग करनी किसी चीज़ के लिए, आगे जाके और हेल्प करनी है आपको फाइनेंशियली, मॉरली, ये सब चीज़ों के लिए मैं चीज़ें करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटर से बेटर हर बच्चे को हेल्प दी जाए और कुछ इस तरह से वो अपने रिजल्ट्स और चीज़ें निकाल के दे जो उसके बहुत अच्छे काम आए और वो एक सेटल करियर की तरफ आगे बढ़े। ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा अब हमारा गोल सिर्फ जॉब नहीं है, हमारा गोल स्टेबल करियर है जिसके साथ आप आगे बढ़ सको। ठीक है ना। नॉलेज को हमने एक स्पेशल वेपन यूज़ करना है। तो थैंक यू वेरी मच।